हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 2। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है मार्केटिंग चैनल्स एंड वैल्यू नेटवर्क्स। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मार्केटिंग चैनल्स एक कंपनी या फर्म यूज़ करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमें मार्केटिंग चैनल्स को इतने अच्छे से डिसाइड करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ मार्केटिंग चैनल सिस्टम इज द पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स अ फर्म एम्प्लॉयज एंड डिसीजन अबाउट इट आर अमंग द मोस्ट क्रिटिकल वंस मैनेजमेंट फेसेस। ये कह रहे हैं अगर हम किसी फर्म के मार्केटिंग चैनल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग चैनल्स का सेट जो वो कंपनी यूज़ कर रही है अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हम उस पूरे सेट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स की बात कर रहे हैं जो एक फर्म यूज़ कर रही है अगर हम उस कंपनी के मार्केटिंग चैनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि जब मार्केटिंग चैनल्स की हम बात करें तो 3 टाइप के मार्केटिंग चैनल्स हैं। फर्स्ट है सर्विस चैनल्स। सर्विस चैनल्स में हमारे आ जाते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, वेयर हाउसेज। सेकेंड हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हमारे मर्चेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स आ जाते हैं या फिर हमारे एजेंट्स आ जाते हैं जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया। तो इन 3 टाइप के मार्केटिंग चैनल्स का कंपनी यूज़ करती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ हर एक चैनल में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। आप मर्चेंट्स का यूज़ करेंगे या एजेंट्स का यूज़ करेंगे, आप टीवी का यूज़ करेंगे या फिर न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं मार्केटिंग चैनल्स में। तो एक कंपनी इन मार्केटिंग चैनल्स में से जिन मार्केटिंग चैनल्स का सेट यूज़ करती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उस सेट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स को बोला जाता है कंपनी का मार्केटिंग चैनल सिस्टम। कि इस कंपनी का या इस फर्म का ये मार्केटिंग चैनल का सिस्टम है। ये एक सेट है मार्केटिंग चैनल्स का जो एक फर्म यूज़ कर रही है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। और जब मार्केटिंग चैनल्स का सेट बनाने की बात आती है कि हम कौन से मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ करेंगे इन तीनों चैनल्स में से, तो ये जो डिसीज़न होता है ये सबसे क्रिटिकल डिसीज़न होता है किसी भी फर्म की मैनेजमेंट के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स channel members as a group have historically earned margins that account for 30% to 50% of the ultimate selling price। अब बात कर लेते हैं ये इतने इंपॉर्टेंस क्यों हैं। मार्केटिंग चैनल्स
की इम्पॉर्टेंस क्या है जब हमें चूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग चैनल्स को, तो ये सबसे क्रिटिकल डिसीजन क्यों है? क्योंकि अगर हम यूएस में बात करें तो जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं एज अ ग्रुप अगर हम उनके अर्निंग्स की बात करें तो वो जो हमारा अल्टीमेट सेलिंग प्राइस होता है उसका 30 to 50% अर्न करते हैं। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस है उस प्राइस में से 30% to 50% किसके पास जाता है? चैनल मेंबर्स के पास। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने मार्केटिंग चैनल्स का चॉइस करें तो आप अच्छे से चूज़ करें, क्योंकि उनसे आपकी कॉस्ट पे, आपके प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट, एडवर्टाइजिंग टिपिकली हैज़ अकाउंटेड फॉर लेस देन 5% to 7% ऑफ द फाइनल प्राइस। और इन मार्केटिंग चैनल्स में से अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें जो कम्युनिकेशन चैनल में आता है, तो वो अकेला 5 to 7% खुद लेता है फाइनल प्राइस का। तो आप देख सकते हैं कि भी इनका क्या रोल है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। इसलिए इनसे रिलेटेड डिसीजन सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है और इसीलिए इनकी इम्पॉर्टेंस है। वन ऑफ द चीफ रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स इज टू कन्वर्ट द पोटेंशियल बायर्स इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। और अगर हम बात करें कि मार्केटिंग चैनल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है किसी भी फर्म के लिए, तो वो है उसके पोटेंशियल बायर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। पोटेंशियल बायर्स का मतलब है ऐसे बायर्स जो अभी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर रहे लेकिन उनका इंटरेस्ट है, तो ऐसे बायर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना ही किसका काम है? मार्केटिंग चैनल्स का। क्लियर? मार्केटिंग चैनल्स मस्ट नॉट जस्ट सर्व द मार्केट्स, दे मस्ट ऑल्सो मेक देम। और अगर हम इसके दूसरे इंपॉर्टेंट काम की बात करें, मार्केटिंग चैनल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि मार्केटिंग चैनल्स का काम सिर्फ हमारी मार्केट्स जो इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं उनको सर्व करना नहीं है, बल्कि किसी भी फर्म या कंपनी के लिए नई मार्केट्स को क्रिएट करना भी है। मार्केटिंग चैनल्स ही हैं जो किसी फर्म के लिए नई मार्केट्स को क्रिएट करती हैं। वो सिर्फ हमारी इस्टेब्लिश मार्केट्स को सर्व नहीं करती, बल्कि हमारे लिए नई नई मार्केट्स को भी क्रिएट करती है। क्लियर? तो इसलिए मार्केटिंग चैनल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनका रोल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, ये जो इम्पॉर्टेंस है वैसे पैराग्राफ की फॉर्म में है, हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे। फर्स्ट हमने देख लिया कि भी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऐसा एक चैनल, मतलब हम कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटी है मार्केटिंग चैनल्स जो हमारे लिए पोटेंशियल बायर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट करती है, हमारे लिए मार्केट्स को क्रिएट करती है। और अगर हम देखें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फाइनल प्राइस का 30 to 50% हमारा मार्जिन लेती है। द चैनल्स चूजन इफेक्ट ऑल अदर मार्केटिंग डिसीजंस। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो हमारे मार्केटिंग चैनल्स हैं वो हमारे अदर मार्केटिंग डिसीजंस को भी इफेक्ट करते हैं। मतलब जितने भी हमारे मार्केटिंग डिसीजंस हम लेंगे वो हमारी अदर मार्केटिंग डिसीजंस पे भी इफेक्ट डालेंगे। कैसे? द कंपनीज प्राइसिंग डिपेंड ऑन वेदर इट यूजेस ऑनलाइन डिस्काउंटर्स और हाई क्वालिटी बुटीक्स। जैसे कंपनी का जो प्राइस है, प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे मार्केटिंग चैनल के ऊपर, कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ऑनलाइन डिस्काउंटर्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर हाई क्वालिटी का बुटीक आपने इस्टेब्लिश किया है। तो दोनों की कॉस्ट क्या है? अलग अलग। अगर आप हाई क्वालिटी का बुटीक बना के अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो आपके कंपनी की प्राइसिंग क्या होगी? हाई। अगर आप ऑनलाइन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए तो आपकी कंपनी की जो प्राइसिंग होगी वो क्या होगी? डाउन। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो मार्केटिंग चैनल हम यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी के प्राइसिंग डिसीजन पे। सेकेंड, इट्स सेल्स फोर्स एंड एडवर्टाइजिंग डिसीजंस डिपेंड ऑन हाउ मच ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन डीलर्स नीड। दूसरा, अगर हमें देखना है कि भी हमें कितनी सेल्स फोर्स चाहिए या कितने लेवल की हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, वो भी डिपेंड करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर। अगर हमारे जो डीलर्स हैं वो मोटिवेटेड हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेंड हैं, तो हमें कम सेल्स फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ज़्यादा हाई लेवल की एडवर्टाइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डीलर्स पहले से ही मोटिवेटेड है, वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैरी करने के लिए रेडी है और कैसे सेल करना है वो ट्रेंड है। तो हमें कम सेल्स फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कम एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने, जो हमारा मार्केटिंग चैनल है, उसने इफेक्ट किया हमारे सेल्स फोर्स के डिसीजन को और एडवर्टाइजिंग के डिसीजंस को। इन एडिशन,
channel decisions include relatively long-term commitments with other firms as well as a set of policies and procedures. और अगर हम दूसरी बात करें, फर्स्ट तो हमने देख लिया कि हमारे अदर मार्केटिंग डिसीजंस को भी वो इफेक्ट करता है। दूसरा अगर हम बात करें, जब हम मार्केटिंग चैनल्स का चॉइस कर रहे हैं, तो मार्केटिंग चैनल जब हम चूज़ करते हैं तो चैनल चॉइस करने के साथ साथ हमारी जो दूसरी फर्म्स हैं, मतलब अगर हम एजेंट्स को हायर कर रहे हैं या हम रिटेलर्स या होलसेलर्स के साथ डील कर रहे हैं या किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, वेयर हाउस के साथ डील कर रहे हैं, जितने भी मार्केटिंग चैनल्स के साथ हम डील करते हैं, वो मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस की वजह से दूसरी अदर फर्म्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वेयर हाउस है, एजेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं। तो जब भी आप चैनल का सिलेक्शन करें तो आपको अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए कोई आपका कमिटमेंट नहीं होता। जब आप चैनल का चॉइस कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके अदर फर्म्स के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स साइन होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है तो आपको वहाँ ध्यान से ही चॉइस करनी है, और उसके साथ साथ कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगे, वेयर हाउस के भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, बैंक्स के भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो जब भी आप चैनल का डिसीजन लेते हैं तो आप अदर फर्म्स के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हैं जिनके खुद की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसलिए जब भी आप चैनल का डिसीजन लें तो बहुत ध्यान से लेना है। क्लियर? क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्हेन एन ऑटोमेकर signs up independent dealers to sell it automobiles, it cannot buy them out the next day and replace them with company owned outlets. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो आप ऑटो मेकर हैं, मतलब आपकी गाड़ियाँ वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स का आपका काम है। आपने किसी डीलर के साथ, इंडिपेंडेंट डीलर था, उसके साथ एक साइन किया कि आप मेरे ऑटोमोबाइल्स को सेल करोगे। अब उसने आपके साथ साइन कर लिया, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होंगी कि भी मैं ही आपके ऑटोमोबाइल्स को सेल करूंगा। आप अगले दिन उसे ये नहीं कह सकते कि भी नहीं आप रहने दो, कंपनी तो अपना ही एक आउटलेट ओपन कर रही है कि मैं अपनी गाड़ियाँ खुद ही, ऑटोमोबाइल्स जो भी मेरे हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, वो मैं खुद ही बेचूंगा अपना एक शोरूम खोल के। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं उस डीलर के साथ? नहीं। तो इसीलिए जब भी आप चैनल का डिसीजन लें तो बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि आप अदर फर्म के साथ, आपका डीलर है, इंश्योरेंस कंपनी है या बैंक्स हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर रहे हैं और उनके कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे। तो जैसे यहाँ हमने देखा कि भी ऑटोमोबाइल्स जो मेकर है वो किसी भी डीलर को एक दिन के बाद ये नहीं कह सकता कि आप मेरे ऑटोमोबाइल्स को सेल मत करो, मैं अपना खुद का एक आउटलेट ओपन करूँगा और वहाँ सेल करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम channel choices themselves depend on the company's marketing strategy with respect to segmentation, targeting and positioning. यहाँ तो अभी हमने देखा कि भी जो कंपनी के अदर मार्केटिंग डिसीजंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे चैनल की डिसीजन पे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भी सेम टाइम पे जो चैनल की चॉइस हम कर रहे हैं वो खुद डिपेंड करती है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। कंपनी की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सेगमेंटेशन को लेके, टारगेटिंग को लेके, पोजीशनिंग को लेके। जो कंपनी की इन तीनों चीज़ों से, STP से रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो भी हमारी जो चैनल की चॉइस है उसको इफ़ेक्ट करती है। आप कितनी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, आपकी सेगमेंटेशन किस बेसिस पे है, किन कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके चैनल के डिसीजन को इफ़ेक्ट करेंगी। क्लियर? मान लो आप टारगेट एक छोटे से एरिया में कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हैं। कैसे पोजीशनिंग करेंगे? आप ऑनलाइन के थ्रू ही सेल करेंगे या फिर आपको कोई बुटीक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हाई क्वालिटी का। तो आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग से रिलेटेड, वो भी इफ़ेक्ट करता है चैनल की चॉइसेस को। होलिस्टिक मार्केटर्स ensure that marketing decision in all these different areas are made to maximize value overall। और जो होलिस्टिक मार्केटर्स होते हैं उनका हमेशा से एक चीज़ पे फोकस होता है कि भी जो भी हमारे मार्केटिंग के डिसीजंस हैं डिफरेंट एरियाज़ में, बेशक वो सेगमेंटेशन से रिलेटेड हो, टारगेटिंग से रिलेटेड हो, पोजीशनिंग से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से रिलेटेड हो, सेल्स फोर्स से रिलेटेड हो या मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड हो,
डिफरेंट मार्केटिंग डिसीजंस इन डिफरेंट एरियाज, वो सारे इस तरीके से लिए जाएं कि हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो, मैक्सिमाइज। तो हॉलिस्टिक मार्केटर क्या करता है, जितने भी डिसीजंस लेता है डिफरेंट एरियाज में, उसका जो फोकस होता है वो होता है ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। क्लियर? तो दो हमने इंपॉर्टेंस देख ली कि मार्केटिंग चैनल्स का चॉइस आपको क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। इन मैनेजिंग इट्स इंटरमीडिएटरीज द फर्म मस्ट डिसाइड हाउ मच एफर्ट टू डिवोट टू पुश एंड टू पुल मार्केटिंग। थर्ड, अगर हम बात करें, जब हम इंटरमीडिएटरीज की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि भी हमारे जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएंगे, बेशक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, एजेंट्स हों, रिटेलर्स हों, होलसेलर्स हों, बैंक्स हों, फर्म को डिसाइड करना है कि वो पुश और पुल दो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, उनमें से कितने एफर्ट्स अलग अलग पे लगाएगा। पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा या पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। पुश स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? पुश, जैसे आपको पता चल रहा है किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, वो चीज़ हो नहीं रही लेकिन आपको पुश करना पड़ रहा है उसको। पुश स्ट्रेटेजी uses the manufacturers, sales force, trade promotion money or other means to induce the intermediaries to carry, promote and sell the product to end users। ये कह रहा है पुश स्ट्रेटजी में अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि भी आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है, मैन्युफैक्चर अपनी सेल्स फोर्स का यूज़ करता है, ट्रेड प्रमोशन मनी का यूज़ करता है, उन्हें अलग अलग ऑफर्स देता है, या अदर मीन्स का यूज़ करता है ताकि वो अपने इंटरमीडिएटरीज को इंड्यूस कर सके, मोटिवेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कि वो उनके प्रोडक्ट्स को कैरी करें, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, उनके प्रोडक्ट को सेल करें फाइनल यूज़र्स तक। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब कंपनीज नहीं होती हैं या उनके प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, तो इंटरमीडिएटरीज उनके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कैरी करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भी हम आपके कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को कैरी नहीं करेंगे, हम नहीं इसे बेचेंगे। तो उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी सेल्स फोर्स का यूज़ करता है, उसकी सेल्स फोर्स इंटरमीडिएटरीज के पास जाती है, उन्हें उसके बेनिफिट्स बताती है, उन्हें इस तरीके से कन्विंस करती है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। या फिर वो ट्रेड प्रमोशन मनी का यूज़ करता है, हमारे जो इंटरमीडिएटरी हैं उनको अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं कि भी आपको 50% ऑफ पे हम आपको प्रोडक्ट्स दे देंगे, या आप अगर इतने प्रोडक्ट सेल करोगे तो हम आपको ये ऑफ़र दे देंगे। इस टाइप के बहुत सारे ट्रेड प्रमोशन मनी, या फिर बहुत अलग अलग तरीके से जो हमारे इंटरमीडिएटरीज है उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको कन्विंस किया जाता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैरी करें, उनको प्रमोट करें और फाइनल कंज्यूमर्स को सेल करें। तो ऐसी स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं पुश स्ट्रेटेजी, जहां मार्केटर या मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को इंटरमीडिएटरीज के पास पुश करवा रहा है कि भी आप हमारे प्रोडक्ट्स को कैरी करें, सेल करें और उन्हें प्रमोट करें। क्लियर? ये है हमारी पुश स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज लो ब्रांड लॉयल्टी इन अ कैटेगरी। ये स्ट्रेटेजी कहाँ काम करती है? अगर आपकी जो मार्केट है या आपका जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी का है जहाँ लो ब्रांड लॉयल्टी है, मतलब कस्टमर किसी भी ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, लो ब्रांड लॉयल्टी है उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए। ब्रांड चॉइस इज मेड इन द स्टोर, या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए कस्टमर पहले जब घर से निकलता है तब उसके लिए ब्रांड का चॉइस नहीं करता, ब्रांड का वो सिलेक्शन करता है जब वो स्टोर में पहुंच जाता है। तो वहाँ ज़रूरी है कि भी आपका जो इंटरमीडिएटरी है वो उसे स्टोर में उसी प्रोडक्ट को दिखाए, उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करे और सेल करे, तभी कस्टमर वहीं आपकी ब्रांड से रिलेटेड डिसीजन ले लेगा। द प्रोडक्ट इज एन इम्पल्स आइटम एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स आर वेल अंडरस्टूड, या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इम्पल्स आइटम है, एक ही दम कस्टमर उसको बाय कर लेता है, उसके लिए सोचता नहीं है और उसके बेनिफिट्स पहले से ही अंडरस्टूड होते हैं। तो अगर इस टाइप की सिचुएशंस हैं, इस टाइप की सिचुएशंस में हमारी पुश स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट होती है। अब हम बात कर लेते हैं पुल स्ट्रेटजी की। इन अ पुल स्ट्रेटजी द मैन्युफैक्चरर यूजेज एडवर्टाइजिंग, promotion and other forms of communication to persuade the consumers to demand the product from the intermediaries, thus inducing the intermediaries to order it।
लेकिन पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है, जब हम किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, यहाँ तो हम अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम पुल कर रहे हैं, किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करता है, हैवी एडवर्टाइजिंग का यूज़ करता है, प्रमोशन का यूज़ करता है, बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट या सेल लगा देता है, या मनी बैक का ऑफर देता है, बहुत टाइप के प्रमोशन मेथड्स का यूज़ करता है, या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपने कंज्यूमर्स को परसुएड करता है कि वो अपने जो उसके कंपनी का प्रोडक्ट है उसको डिमांड करे इंटरमीडिएटरी से, कि जितने भी मर्चेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके पास जाके कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट की डिमांड करें। वो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं, या इस तरीके के प्रमोशन ऑफर्स देते हैं, या अदर कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर्स हैं वो इतने मोटिवेट होते हैं कि वो इंटरमीडिएटरीज के पास जाके उनके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। और जब इंटरमीडिएटरीज के पास जाके वो उनके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो इंटरमीडिएटरी मतलब हम कह सकते हैं मजबूर हो जाता है कि भी उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ हम इंटरमीडिएटरीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, यहाँ हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को, कि कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हों कि वो इंटरमीडिएटरीज के पास जाके हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करें। जब वो डिमांड करते हैं तो इंटरमीडिएटरीज को वो प्रोडक्ट ऑर्डर करने पड़ते हैं। ये है हमारी पुल स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज हाई ब्रांड लॉयल्टी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट इन द कैटेगरी। ये स्ट्रेटजी कहाँ काम करती है, अगर किसी भी आपकी जो कैटेगरी है वो हाई ब्रांड लॉयल्टी वाली है, कि कस्टमर आपकी ही ब्रांड के लिए लॉयल है, तो कस्टमर को अगर आपने एक बार मोटिवेट कर दिया, एक बार परस्यूएड कर दिया प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो वो स्टोर में जाके अगर इंटरमीडिएटरी उसको कुछ और भी दिखाएगा तो भी वो आपकी ही ब्रांड के लिए लॉयल रहेगा, या वो हाई इन्वॉल्वमेंट है आपकी ब्रांड के लिए। When consumers are able to perceive differences between brands, जब consumers अच्छे तरीके से different brands में differences कर सकते हैं, and when they choose the brand before they go to the store, और जब वो ऐसा आइटम अगर है कि भी स्टोर में जाने से पहले ही ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में आपको पुल स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कि वहाँ इंटरमीडिएटरी दिखाएगा तभी वो लेंगे, ऐसा केस नहीं है। वो घर से जाते ही जब निकलते हैं तो वो पहले ही ब्रांड का सिलेक्शन करके जाते हैं, तो वहाँ इफेक्टिव है पुल स्ट्रेटजी। क्लियर? तो मार्केटिंग चैनल्स का जब आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी भी देखनी है। टॉप मार्केटिंग कंपनीज such as Apple, Coca-Cola, Nike skillfully employ both push and pull strategies। ये कह रहा है बहुत सारी जो टॉप मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे एप्पल होगा, कोका कोला होगा, ये क्या करते हैं, दोनों स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं, पुश का भी और पुल का भी। पुश स्ट्रेटजी इज मोर इफेक्टिव व्हेन accompanied by well designed and well executed pull strategy that activates consumer demand। ये कह रहा है पुश स्ट्रेटजी भी जब ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब आप पुश कर रहे हो, इंटरमीडिएटरी तो आपके प्रोडक्ट को रेडी हो गए कैरी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए, लेकिन उसके लिए मार्केट में डिमांड भी तो होनी चाहिए, कंज्यूमर उससे डिमांड भी तो करे तभी तो वो बेचेंगे। अगर कंज्यूमर, इंटरमीडिएटरी ने तो आपके प्रोडक्ट को कैरी कर लिया, वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर कस्टमर ही लेने के लिए रेडी नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कहा गया है कि पुश, आप पुश तो कर रहे हो, इंटरमीडिएटरी रेडी है, लेकिन उसके साथ साथ वो इफेक्टिव तभी होगा अगर आपके कस्टमर्स उससे डिमांड कर रहे हैं। और वो कैसे डिमांड करेंगे, जब आप वेल डिजाइंड एंड वेल एग्जीक्यूटेड पुल स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपको दोनों स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है। ये नहीं सिर्फ हम इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट कर लें, उनको कन्विंस कर लें कि भी हमारे प्रोडक्ट्स को कैरी करो, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, लेकिन उसके लिए कंज्यूमर के पास से भी डिमांड आनी चाहिए, कंज्यूमर भी उस चीज़ की डिमांड करे। वो कब होगा, पुल स्ट्रेटजी के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, विदाउट एटलीस्ट some consumer interest, it can be very difficult to gain much channel acceptance and support and vice versa for that matter। और दूसरा, अगर हम कहें आप कितना ही जोर लगा लो, आपकी जो पुश स्ट्रेटजी है, आप बेशक उन्हें सेल्स फोर्स को भेज के मोटिवेट करवा लो, उन्हें बहुत सारे प्रमोशन के ऑफर्स दे दो इंटरमीडिएटरीज को, वो आपके प्रोडक्ट को या ब्रांड को कब कैरी करेंगे, जब उन्हें दिखेगा कि भी एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट तो है कंज्यूमर का आपके प्रोडक्ट या ब्रांड में। अगर कंज्यूमर का कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्रोडक्ट या ब्रांड में, तो आप कितना ही इंटरमीडिएटरी को इन्फ्लुएंस कर लो, कन्विंस कर लो, वो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड को कैरी नहीं करेगा। तो यही है कि एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट तो होना चाहिए कंज्यूमर का आपके प्रोडक्ट में, तभी आप चैनल की एक्सेप्टेंस को गेन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है कि भी जो मार्केटिंग चैनल
इंटरमीडिएटरीज हैं वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको सेल करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हमने चीज़ें देख ली कि मार्केटिंग जो चैनल्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।